Good morning to all. Myself Ronit, and you are at SSC Education, where I am going to teach you accounting for NPO. I hope you all must be at your home and safe. तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। अकाउंटिंग फॉर एनपीओ से पहले हमें समझ पड़ेगा एनपीओ क्या होता है, क्योंकि अगर एनपीओ समझ में आएगा तो फिर उसकी अकाउंटिंग होगी। क्लियर? तो एनपीओ जैसा कि फुल फॉर्म उसका बोलता है कि एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी। हाँ, सही सुना आपने, भले डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी। तो ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना प्रॉफिट काम करेंगी, बिल्कुल है, क्योंकि अगर नहीं होती तो शायद आपका फर्स्ट चैप्टर ही नहीं होता। राइट? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगी विथआउट इंटेंशन टू अर्न अ प्रॉफिट। एग्जाम्पल तो दो पिक्चर आपके स्क्रीन पे अभी भी है, प्रतिवत्सली ज्ञानोदय विद्यापीठ एंड श्रमदान। ओके, ये वो दो पिक्चर हैं, एक एग्जाम्पल। ऑल्दो दे आर नॉट रजिस्टर्ड बट स्टिल दे प्रोवाइडिंग सर्विसेज okay in social welfare and without intention to earn a profit. प्रतिवत्सली ज्ञानोदय विद्यापीठ एंड श्रमदान ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके मेंबर्स को कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, बिना प्रॉफिट के। तो सर इनके पास पैसा कहाँ से आता है चलाने के लिए? तो फंड। इनके मेंबर्स होते हैं जो इन्हें फंड प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू ये काम करते हैं। देखो, आज इंडिया में कैसे काफी सारे लोग होंगे, तो आप एक्सेप्ट करते हो, जिनके पास प्रॉपर्टीज होंगी, इनका फंड होगा। अब यदि वो इन्वेस्ट पैसा है और वो बिजनेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके मन में ऐसा भी तो आ सकता है ना कि चलो सोशल वेलफेयर कर लेते हैं। सपोज अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पे फंड है इतना, मैं अपने बिजनेस में एंगेज हूँ, तो मेरे मन में ये भी तो आ सकता है ना कि चलो मैं भी सोशल वेलफेयर कर लेता हूँ। तो मेरे पे दो ऑप्शन होते हैं कि या तो मैं खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोल लूं जो नॉट फॉर प्रॉफिट होगी, या मैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा ही काम कर रही हो उसका मेंबर बन जाऊं। मोस्टली आदमी सेकंड ऑप्शन चला जाता है, क्योंकि माता बच्चे किसी को नहीं लगाना। ये मेरा मन क्या है, सोशल वेलफेयर करना, वो ऑलरेडी कर रही है, वहां मैं सिर्फ क्या करूंगा, थोड़ा सा योगदान। ये तुम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपको फंड प्रोवाइड करूंगा, आप करते रहो। तो ये प्रैक्टिसेबल है, और यहाँ पे ऐसा ये इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर भी आप कह सकते हो एग्जिट होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला वैसे ही यहाँ लिखा भी हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ मींस क्या, तो मीनिंग बोलता है कि एनपीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी एंटिटी या बॉडी होगी जो वर्क करेगी नॉट फॉर प्रॉफिट, या कोई भी बॉडी जो स्टैब्लिश्ड नहीं है गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन ये लाइन थोड़ी सी यहाँ पे मुझे गलत लग रही है, क्योंकि एनी बॉडी दैट विच इज नॉट स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, हम इसको ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश नहीं की गई है, ठीक है, डायरेक्टली जहां पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा स्टैब्लिश की गई है सोशल वेलफेयर को कैरी आउट करने के लिए, बिना प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन के साथ या बिना इनकम कमाने के इंटेंशन के साथ, उससे हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है, गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं भी कर सकती है। जब गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है तो वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के अंदर आज चलती हैं ऑर्गेनाइजेशन जो यही काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें फिर हम एनजीओ के नाम से नहीं जानते, उन्हें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और जिनका मेन पर्पस ही क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। ओके, जहां हम लोग जो मेन सेक्टर कवर कर रहे हैं वो कौन सा है, वो ऐसी एंटिटीज का है जो कि गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश नहीं होती, मतलब कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, वो कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? तो इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ देम, ठीक है, किसके लिए? सोशल वेलफेयर कैरी आउट करने के लिए, बिना प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन के साथ। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा नॉट और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओस। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं तो अगर इसको तोड़ू, पूरे मीनिंग को तोड़ू, तो मैं मानता हूं कि कोई भी एंटिटी, समझना, कोई भी एंटिटी जो कि सोशल वेलफेयर कर रही होगी और जिसका नॉट फॉर प्रॉफिट का काम है, मतलब जिसका इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट नहीं कमाना, ये तीन स्टेप जहां फुलफिल होंगे वो कहलाएगी एनपीओ। ओके, अब देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में इसमें क्या मीनिंग है। एनसीईआरटी भी कोई अलग चीज तो बोलेगी नहीं, बोलेगी वही जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम चलो उसको फुलफिल एक बार इसको भी पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी बोलते हैं देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड द पब्लिक इन जनरल। तो वो बोल रहे हैं कि भैया ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, ठीक है, जो अपने मेंबर्स को या सोशल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सेटअप की गई है। मैंने तब भी बोला था कि भैया आज मेरे पास फंड है, मेरे पास नेटवर्क है, मेरी इतनी अच्छी खासी पैसे हैं मेरे पास कि मैं सोशल वेलफेयर कर सकता हूँ, मेरा मन भी है, तो हो सकता है पार्टिसिपेट कर भी। मैंने अभी पहले ही बोला था कि अगर मेरा फंड है, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं उसमें एंगेज रहता हूँ, लेकिन मेरे मन में आ गया कि भैया मुझे सोशल वेलफेयर भी करना है, तो मेरे पे दो ही ऑप्शन थे कि या तो मैं खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोल लूं या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी इस काम में है उसका मेंबर बन जाऊं। ठीक है, उसका मेंबर बन जाऊं। तो मेंबर क्लियर हो रहा है कि आप उससे जुड़ गए। अच्छा, पब्लिक इन जनरल हम लोग, या जो नहीं जुड़ा, क्योंकि मेन तो सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड करनी है, उन्हें सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना है, तो पब्लिक इन जनरल सच ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड है? तो इंक्लूड है मतलब मीन नहीं है, इंक्लूड है उनके अंदर क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। कितनी भी हो सकती है सर, यहाँ लिखा है क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रस्ट होते हैं। राम मंदिर अभी बिल्कुल बना, राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया, उसका मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं, मेन मोटो क्या है? राम मंदिर बनवाना। ठीक है, अब उनका काम क्या? एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेन सेटअप किसके लिए किया गया? उन्हें उन्हें सेटअप किया गया है पब्लिक एंजल सर्विस देने के लिए कि भैया उनका मंदिर बनाना है, राम मंदिर बनाना है। तो उनका मेन काम है रिलीजियस चीजों को प्रमोट करना है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, नाम से क्लियर हो रहा है, चैरिटेबल, चैरिटी पर्पस। स्कूल्स, स्कूल्स में सर हम लोग तो फीस देते हैं। तो मैंने अभी बोला था कि ऐसे कुछ स्कूल्स होते हैं, शायद नहीं बोला, अभी बोल देता हूँ, स्कूल्स ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेटअप किए गए हैं, समझ में आ रहा है, और जिनका मेन पर्पस क्या है? तो प्रॉफिट कमाना नहीं। फीस वहां लगती है, लेकिन वो उनके नॉर्मल फंड में जाता है, प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होते वो। ठीक है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था पृथ्वी वस्तली, वो उसी का एक एग्जाम्पल है, स्कूल है वो हॉस्टल स्कूल की फीस कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से, लेकिन वो मेंबर में नहीं बटेगा, फिर जाके वो उन्हीं के एक्सपेंसेस में लग जाएगा, जिसके लिए आप आगे बढ़ोगे, जिसके लिए ही आप अकाउंटिंग करते हो, उनके इनकम एक्सपेंडिचर जो शो करते हो आप उसी के लिए करते हो। क्योंकि देखो पैसा तो लगेगा ही लगेगा, हर जगह लगता है पैसा, का मतलब ये नहीं है कि वो मुनाफा भी कमा रहे होंगे। पैसा तो हो सकता है वो इसलिए भी ले रहे हो क्योंकि उनके डे टू डे एक्सपेंस उन्हें बियर करनी है। ठीक है, वेलफेयर सोसाइटीज उसी का एक एग्जाम्पल है, और ये ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को मेन ऑब्जेक्ट में शो करती है, और चलो ठीक है, और बिना प्रॉफिट का काम करना इन्हें पसंद रहता है। नॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस एक्टिविटीज नहीं करती, नॉर्मली नहीं करती, करना चाहे तो कर लेती हैं, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते। और इन्हें मैनेज कौन करेगा? तो ट्रस्टीज करेंगे। अच्छा, ट्रस्टीज क्यों बोल रहे हैं इन्हें? इन्हें मैनेजर्स की श्रेणी में क्यों नहीं दिया गया, या इन्हें कोई और टर्म से क्यों नहीं जोड़ा गया? देखो, ट्रस्टी का मोस्ट यूजेबल टर्म हो जाता है जब आप बात करते हो एनजीओ वगैरह।
क्यों हो जाता है? मेन रीजन ये है इनका प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये क्या फिड्यूशियरी ड्यूटी निभा रहे हैं, ठीक है। ये अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटीज कैसे निभा रहे हैं? भैया आपके बिहाफ पे मैनेज करेंगे, मेंबर्स के बिहाफ पे मैनेज करेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। इनके बदले में क्या मिलेगा? तो ये बात की चीज है कि इनके बदले में क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, क्योंकि इनका भी मेन एम क्या है? इनका भी मेन एम एक ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट, सीधी सीधी बात है, बिना प्रॉफिट, ठीक है। ओके, अगर ये ट्रस्टीज है किसके लिए अकाउंटेबल होंगे? मेंबर्स के लिए, क्योंकि फंड कौन प्रोवाइड कर रहा है? मेंबर्स। ओके, और सोसाइटी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द, अच्छा दूसरी चीज, उस फंड के लिए भी जो सोसाइटी को उसके ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए दिया जा रहा है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि अगर मैंने सपोज सोसाइटी को 1 करोड़ रुपए दे दिए, मैंने ये रहा, मैं ये रही एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने 1 CR का अमाउंट हैंड टू हैंड दे दिया और कहा सर आप सोशल वेलफेयर करो, तो भैया यार ट्रस्टी बैठा होगा, ये ट्रस्टी बैठा है, इसको मैंने क्या दिया? 1 CR का अमाउंट दिया। अच्छा, ये किसके लिए अकाउंटेबल होगा? ये मेरे लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि मेरे को रिपोर्ट करेगा मीटिंग के अंदर कि सर मैंने आपके 1 करोड़ क्या किया है, ठीक है। और दूसरा किसके लिए अकाउंटेबल होगा? सम के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं जा रहा हूं ना, क्योंकि अगर मुझे डायरेक्टली जाना होता तो मैं इसके पास क्यों आता। और अब मेरी जो जिम्मेदारी बन जाएगी कि मैंने 1 करोड़ मेहनत से कमाया है, तो मैं उससे पूछूंगा सही कि भाई मेरा इंटेंशन सोशल वेलफेयर था, तूने पैसा किया क्या? तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस पैसे को कहाँ लगाएगा? सोशल वेलफेयर। तो ये ट्रस्टी कहाँ अकाउंटेबल हुआ? मेरे लिए, पहले तो मेरे लिए अकाउंटेबल हो गए क्योंकि इसने पैसे मेरे से लिए। दूसरा, पैसों के लिए, जिन पैसों को उसने लिया उसके लिए अकाउंटेबल। या कहीं कोई आपको कहता है कि जा मेरे काम कर, ये 1000 रुपए मेरे भी दान कर यार। सपोज आप मंदिर जा रहे हो और आपको सामने वाले ने 1000 रुपए दिए और आपसे कहता है कि आप इसको वहां डोनेट करिए, तो ध्यान रखना वो जब आप वहां से आओगे ना मंदिर से, तो वो एक क्वेश्चन डायरेक्टली एंड डायरेक्टली यही पूछेगा 1000 का क्या हुआ? क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति के प्रति अकाउंटेबल थे। आपने जब 1000 एक्सेप्ट किया, आपकी अकाउंटेबिलिटी वहीं शुरू हो गई। और ना केवल उस 1000 के लिए, आप ना केवल उस व्यक्ति के लिए, सॉरी, उस 1000 के लिए भी आप अकाउंटेबल हो, क्योंकि 1000 डोनेट ही होंगे। अब अगर आपने कहीं खर्च कर दिए तो आपने अपने अकाउंटेबिलिटी ब्रीच कर दी। सर अगर इन्होंने 1 CR का कहीं कुछ किया तो एक्शन, लीगल एक्शन इनके अगेंस्ट में लिया जा सकता है। ओके, तो इन्होंने आगे क्या बोला कि क्योंकि इनका काम ऐसा है कि ये लोग फंड कलेक्ट कर रहे हैं, आगे सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें एक प्रॉपर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और इन्हें प्रॉपर अकाउंट बनाना पड़ेगा और इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर ये लोग रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रूप में बनेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट रूप में बनेगा और बैलेंस शीट के रूप में बनेगा। यानी कि आरएनपी, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और मेन बैलेंस शीट, ये 3 रूप से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगा। कब? एवरी अकाउंटिंग पीरियड, और एवरी अकाउंटिंग पीरियड में भी फाइनेंशियल, नॉर्मली या फाइनेंशियल ईयर, नॉर्मली क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। हर अकाउंटिंग पीरियड यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर में आपको 3 चीजें तो बना के रखनी है ही, ताकि आप ये शो कर सको कि भैया जो 1 करोड़ आए थे वो कहां गए, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे नटशेल में भी रखा है इस बड़ी डेफिनेशन को। क्रक्स में अगर मैं बोलूं कि कौन होगा जो कहलाएगा एनपीओ, तो भैया एनपीओ के लिए यहाँ मैंने नटशेल में रखा है, सबसे पहली एक्टिविटी है सोशल वेलफेयर विथआउट कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट, क्रीड एंड, ये आप पढ़ेंगे, और नॉट टू अर्न प्रॉफिट। 3 चीजें सबसे पहले समझो। एनपीओ मतलब कोई भी एंटिटी, सर एंटिटी कोई सी भी जिसका 3 काम है, क्या? सोशल वेलफेयर प्रमोट करेगी, पहली चीज। दूसरा, भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो कास्ट में, ना तो क्रीड में, ना तो कलर में।
या सोसाइटी का काम कर रहे हो और आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन फैला दो, हमारा पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही आपने ब्रीच कर दिया, उसको इन्फ्रेंच किया। जहां वो चिल्ला चिल्ला के एक चीज बोल रहे हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, आप इक्वलिटी क्रिएट करो, डिस्क्रिमिनेशन मिटाओ, और आप एनपीओ होके आप ये काम कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो टॉलरेट ही नहीं। ठीक है, तो क्या बोला, सोशल वेलफेयर करोगे, सोसाइटी के लिए करोगे, बिना डिस्क्रिमिनेशन करोगे, और तीसरी चीज प्रॉफिट नहीं कमाना है, क्योंकि प्रॉफिट कमा लोगे तो भैया आप बिजनेस में आ जाओगे। ठीक है, आप कंपनीज में आओगे, बिजनेसेस में आओगे, आप एनपीओ में नहीं जाओगे। ये पवित्र चीज है यहाँ, समझ में आया? तो सर लेकिन हमने ऐसा भी तो सुना है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो भी डोनेट करती हैं, तो वो डोनेट करती हैं, वो सीएसआर के रूप में करती हैं, लेकिन उनका इंटेंशन, ठीक है, तो एनपीओ मतलब जो सोशल वेलफेयर काम करेगी, बिना डिस्क्रिमिनेशन करेगी, और इंटेंशन क्या रखेगी, प्रॉफिट नहीं कमाना है। क्योंकि अगर प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन होगा तो सर आप सीधे सीधे बिजनेस में हो। ठीक है, अब आ जाओ। और एक चीज था कि क्या बड़ी बड़ी कंपनी डोनेट नहीं करती, हमने सुना बड़ी बड़ी कंपनी डोनेट करती है, तो बड़ी बड़ी कंपनी डोनेट करती हैं, जो मेजर कंपनीज होती है वो करती हैं, वो पार्ट ऑफ सीएसआर करती हैं, बड़ी छोटी जिसको करना वो करते हैं, कुछ के लिए ऑब्लिगेशन है ही सीएसआर, जो आपके टॉपिक में नहीं है उसका भी इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वो सीएसआर में करती हैं, उनका ऑब्लिगेशन है। ठीक है, लेकिन उनका मेन मोटो ये नहीं है ना, उनका मेन पर्पस थोड़ी है ये, उनका मेन पर्पस काम का अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। हाँ, वो तो गवर्नमेंट उनसे बोलती है इतना कमा रहे हो तो थोड़ा दे दो, तो थोड़ा दे दो, इनका मेन पर्पस ही सोशल वेलफेयर है, तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखेंगे कि मेन कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि मेन कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। तो सर ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टर्स अलग से आएंगी क्या, नहीं, डेफिनेशन क्लियर होगा, कैरेक्टर्स अपने आप क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कैरेक्टर्स उससे फॉर्म होंगी, वो दिखती कैसी, वो हो क्या होती क्या। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम मेन पढ़े तो चलो बिना पढ़े पे दिमाग लगाए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा कि भैया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो सर्विस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन करेगी, बिना प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन के साथ करेगी, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि उसकी पहचान वहां से है। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करेगी, किसको करेगी, पब्लिक एट लार्ज को या स्पेसिफिक ग्रुप को। ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के और विदाउट इंटेंशन ऑन अ प्रॉफिट। सर्विस कैसे हो सकती है सर, कुछ भी हो सकता है, सर्विस में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है वो, ओके, सर्विस में क्या कर सकती है वो, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है, सर्विस में वो हेल्थ प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो सर्विस में तो कोई सी भी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वो लिखा है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है, हेल्थ प्रोवाइड कर सकती है, रिक्रिएशन प्रोवाइड कर सकती है, स्पोर्ट भी कर सकती है, एंड सो ऑन। देखो एक आध सर्विस हो रही है कि आप यही सर्विस करोगे तो काम होगा, मेन सर्विस है सोशल वेलफेयर, आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करो, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज प्रमोट करो, स्पोर्ट एक्टिविटी प्रमोट करो, तो घूमते हुए सोशल वेलफेयर काम करोगे, बिना प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन के साथ करोगे, बिना डिस्क्रिमिनेशन के साथ करोगे, तो आप कहलाओगे एनपीओ। ये डेफिनेशन थी, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक भी। These are organized as a charitable trust societies and subscriber to such organization are called members। तो ये भी हमने पहले बोल लिया था कि भैया तो मेरे पे होगा तो मैं डायरेक्टली, अगर मेरे पास पैसे हैं, मेरा इंटेंशन भी क्या सोशल वेलफेयर है, मेरे पे फंड भी है, तो मेरे पे या तो मैं डायरेक्टली खोल लूँ, एंटिटी खोल दूँ, या फिर क्या करूँ, किसी एंटिटी का पार्ट बन जाऊँ। तो वही बोल रहा है कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में होंगे, इसलिए इसके मैनेजर ट्रस्टी होते हैं। अभी मैंने बोला था ट्रस्टी का मेन रीजन क्या है, क्योंकि इनका सबका इंटेंशन क्या है, बिना प्रॉफिट कमाना, ये अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटीज को पूरी करने के लिए वहां पे है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इनका क्या, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में होंगी, ठीक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होंगी, और इसको सब्सक्रिप्शन मिलेगा क्योंकि इनको फंड चाहिए भैया, के बिना फंड को काम करेंगे नहीं। और जो सब्सक्रिप्शन देगा मतलब क्या, सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब करेगा इनको, वो इनके मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, देयर अफेयर और यूजुअली मैनेज बाय, ये हमने तब भी पढ़ा कि इनके अफेयर कौन मैनेज करेगा, तो इनके अफेयर मैनेज करने के लिए कमेटी तो बैठेगी,
तो उसको हम बोलते हैं मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमेटी। क्यों बोलते हैं मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमेटी? क्योंकि हेड है, मैनेजिंग मतलब मैनेज करना, एग्जीक्यूटिव मतलब डे टू डे अफेयर में एंगेज होना, एग्जीक्यूटिव का पोजीशन निभाना। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी या मैनेजिंग कमेटी के रूप से जानते हैं। मोस्टली मैनेजिंग कमेटी, कई जगह एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है। तो वो इनके अफेयर्स मतलब इनके डे टू डे काम को मैनेज करती है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर। इनका मेन सोर्स क्या है? अगर हम बात करते हैं इनके मेन सोर्स की, तो इनका मेन सोर्स क्या है? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर, पैसा वहीं से आता है मेनली। दूसरा डोनेशन, चंदा भी आ जाता है, ये मेंबर नहीं बनना 1 करोड़ ले लो ऐसे, डोनेशन भी आ जाता है। लीगेसीज, लीगेसी जनरल टर्म होता है, डोनेशन के रूप में होता है, ये आपको भी अलग से मिलता है। ग्रांटिंग एड, ये डोनेशन में आता है, ग्रांटिंग एड। और फिर इन्वेस्टमेंट, इन खुद की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो भी। अच्छा, यही कारण इन्हीं से मिल सकती है क्या? और भी सोर्स इनकम नहीं हो सकती? अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, बिजनेस नहीं करेंगी, प्रॉफिट कमाना नहीं, लेकिन फिर भी इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम खुले, जैसे कि सर लीगेसी मैंने बोला, ग्रांटिंग एड मैंने बोला, डोनेशन मैंने बोल दिया, दूसरा मैंने बोला इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगी। अच्छा, तीसरी चीज आप सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से इन्हें फंड मिल जाएगा, चाहे गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर देती है, स्टेट हो सेंट्रल हो, ये भी कर देती है। समझ में आया? और क्या तरीका हो सकता है? तो सर ये लोग कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो वहां से इन्वेस्टमेंट बेचने का भी पैसा है, वहां से अदर फॉर्म ऑफ इनकम भी इनके पास आ जाती है। ठीक है, तो ये पैसिव इनकम्स। और मेनली एक्टिव में क्या है? डोनेशंस वगैरह, ये सब ये इधर से इनकम कमा सकते हैं, और भी तरीके से इनकम यहाँ से ले सकते हैं। प्रॉफिट नहीं कमाना, लेकिन यहाँ इनकम नहीं कमाना, आपको एक्टिविटी से इनकम नहीं कमाना। आप बाकी चीजों से इनकम लो ना, क्योंकि आप बिना इनकम के चलाओगे कैसे? ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसकी पहले डेफिनेशन को हमने उतारा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही होंगी स्पेसिफिक ग्रुप को या पब्लिक एट लार्ज को, बिना डिस्क्रिमिनेशन के। सर्विस कैसे भी हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, कोई से भी हो सकती है, और जहां उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। ठीक है, तो या तो फ्री में कमा देना होगा सर्विस को, या नॉमिनल कॉस्ट में। अगर मुझे उस सर्विस प्रोवाइड करने में 10 रुपए लगते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो 10 या 8 या 7 नॉमिनल को, नॉर्मल खर्चा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनपीओ। उसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि भैया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सब्सक्राइबर होंगे वो मेंबर कहलाएंगे। तीसरा, इसमें एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग कमेटी बैठेगी जो उनके अफेयर्स को, इनके डे टू डे वर्क को मैनेज करेगी। चौथा, इनके पास मेन सोर्स ऑफ इनकम, वर्ड पे गौर करना, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होगा, मुख्य सोर्स इनके पास क्या होगा? डोनेशंस, लीगेसीज या सब्सक्रिप्शंस, ग्रांटिंग एड या इन्वेस्टमेंट से इनकम, या इसके अलावा भी हो सकता है। लेकिन किसी भी कीमत पे प्रॉफिट से आना, ये इनका इनकम सोर्स में नहीं है। ओके, तीसरा क्या है? सॉरी, फिफ्थ क्या है? फंड जो ऑर्गेनाइजेशन रेज करती है वेरियस सोर्सेज से, उसे कैपिटल फंड या जनरल फंड में क्या कर देती है? क्रेडिट कर देती है। तो सर ये कौन से फंड है? ये ऐसे फंड्स हैं जो कि इनके द्वारा बनाए जाते हैं, कैपिटल फंड्स, जनरल फंड्स, सामान्य फंड्स, जहां पे ये लोग क्या करते हैं? अपने जितना भी सोर्स ऑफ इनकम आया उसको क्रेडिट कर देते हैं, उसको अकाउंट में शो कर देते हैं कि हमारे पास जनरल फंड के अंदर इतना पैसा आया। जैसे प्रॉफिटेबल कंपनी जितनी होंगी, या वो कंपनी जो मेन क्या कर रही है? प्रॉफिट इंटेंशन के साथ काम कर रही है, उसके पास क्या आएगा? जनरल रिजर्व्स आएंगे। उसके पास रिजर्व है, उनके पास जनरल रिजर्व्स, जनरल प्रॉफिट्स जितना आया वो उसमें अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार इनका रिजर्व नहीं आएगा, इनका फंड आएगा। इनका फंड आया है ये, क्योंकि इनका प्रॉफिट नहीं है, इनका फंड आया है। ठीक है, तो इनका क्या आएगा? जनरल फंड। तो जनरल फंड में क्या करेंगे? ये फाइनली क्रेडिट करेंगे। सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। सबसे बड़ी इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मान लो अगर आपने नॉमिनल कॉस्ट भी लिया, मान लो कि सर आपने 1 करोड़ फंड इकट्ठा कर लिया, आपने इनकम इकट्ठी कर ली, नॉमिनल कॉस्ट से भी कर ली,
और उस सर्विस को प्रोवाइड करने में या ओवरऑल खर्चा लगाने में आपको 80 लाख का खर्चा हुआ, पॉसिबल है? हो सकता है, हो सकता है। कई बार आप सोशल वेलफेयर काम कर रहे हैं, जनता को ज़्यादा पसंद आ जाता है तो आपको ज़्यादा फंड मिल जाता है, आपके पास सोर्स ऑफ फंड खुल जाते हैं ज़्यादातर। तो कुल मिला के क्या है, आपके इनकम कितनी आ गई? 1 करोड़। क्या है, आपको इंटेंशन प्रॉफिट का नहीं था लेकिन आ गया। तो अब क्या करें साहब, इसका 20 लाख का जो बचा वो कहाँ जाएगा? क्योंकि अगर आपका इंडियन प्रॉफिट कमाना होता तो आप 20 लाख को अपने मेंबर बांटते, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट मिल गया। या अगर वो 1 करोड़ आपको दे रहे हैं या आपके इनकम में आ रही है और आपने 80 लाख का इस पर खर्चा कर लिया, तो उसका जो 20 लाख बचा, ठीक है, वो उनके प्रॉफिट का पार्ट बचा, तो उसका क्या करोगे? तो जो फंड आपके पास बचता है 20 लाख रुपीस का, उस फंड का क्या? तो उस फंड को आप मेंबर्स के बीच में नहीं बांटोगे, सीधी बात है, क्योंकि बांट दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, ये जो एक्सेस इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो सर आप बिजनेस एक्टिविटीज में आ जाओगे, ऑटोमेटिक बिजनेस एक्टिविटीज में आ जाओगे, क्योंकि मेंबर ने तो प्रॉफिट कमा लिया। फिर आप कुछ भी कहते रहो कि हमारा इंटेंशन ये था, हमारा इंटेंशन मतलब क्यों? मेंबर, इसके ओनर के मेंबर ने फंड कमा लिया, हमें तो देख लिया कि मेंबर ने प्रॉफिट लिया है। और अगर मेंबर ने प्रॉफिट लिया है तो आपने कौन इंटेंशन ऑफ द प्रॉफिट के साथ किया ही होगा, ये मान लेगी कौन? गवर्नमेंट। भले किया है या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है, जनरली हो सकता है कि अगर आपने 80 लाख का खर्चा किया है किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में, वहां से 1 CR आपके पास आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो वो 20 लाख कहां जाएगा? वो 20 लाख कहीं नहीं जाएगा, वह आपके पास रहेगा, फंड में रहेगा, और आपके अन्य जो सर्विस आप प्रोवाइड करोगे अलग, जो उसी के बाद अगली सर्विस आप प्रोवाइड करोगे उसमें लग जाएगा, आपके एक्सपेंसेस को मीट करने में लग जाएगा, लेकिन कभी भी मेंबर के बीच में नहीं मिटेगा। वो कहां चढ़ जाएगा? कैपिटल फंड या जनरल फंड, वहां जाके ऐड हो जाएगा। वहां गवर्नमेंट कब शो करोगे, सर हमारा इंटेंशन नहीं था प्रॉफिट कमाना, लेकिन फिर भी आ गया भैया, हमने नॉमिनल कॉस्ट के साथ ही बेचा था, नॉमिनल प्राइस के साथ इसको सर्विस बेची थी, क्योंकि हमारा कभी इंटेंशन प्रॉफिट कमाना था ही नहीं, लेकिन फिर भी नॉमिनल के साथ हमने क्या ले लिया? 20 लाख की जो है इनकम कर ली है, लेकिन हम आपको अश्योर कर रहे हैं ये मेंबर के बीच में नहीं जाएगी, ये हमारे फंड में रहेगी, और अगली जो हम सर्विस स्टार्ट करेंगे वो 20 लाख उसमें लग जाएगा, वो हमारे डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने में लग जाएगा। The NBO earn their reputation on the basis of the contribution to the welfare of the society rather than on the customers or owner satisfaction. बिजनेस का इन्होंने बोल दिया, देखो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस जब चलता है ना तो ओनर्स को, कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए चलता है, ठीक है। अगर एक कंपनी काम कर रही है, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स, उनको ध्यान में रखेगा, उनका इंटेंशन, उनका इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा, रखा जाएगा। उसे कस्टमर को, इंडिया, इंडिया के बाहर, वर्ल्ड वाइड, उसको ध्यान में रखा जाएगा कि भैया चलो जियो है, अब जियो की यूजर्स कितने हैं, उसके कस्टमर, उनके इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाएगा। तो रेपुटेशन कहां से कमाएगी? जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से। शेयर होल्डर खुश हो रहा है तो उसकी रेपुटेशन बढ़ रही है, शेयर दिख रहा है, ये बिजनेस में होता है। एनपीओ कहां से कमाएंगे? कंट्रीब्यूशन से। भैया एनपीओ खुला, आपने कंट्रीब्यूशन के नाम पे कुछ नहीं दिखाया, ये दिखाया तो कितना? थोड़ा बहुत। भैया आपने क्या किया? तो आपने कहा कि ये पार्क बहुत जो है गंदा हो रहा था, उसको हमने साफ सफाई कर दिया, ये भी सोशल वेलफेयर, बिल्कुल सोशल वेलफेयर, लेकिन इतना नहीं आएगा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो एनपीओस की रेपुटेशन बढ़ेगी ना, वो देख आप यकीन मानो कि वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन से ही बढ़ेगी, कितना योगदान तुमने वेलफेयर के लिए दिया है। इसीलिए कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। क्यों फेमस हो जाते हैं? उनका कंट्रीब्यूशन की वजह से। उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी गजब की रहती है कि उनके हम रोजमर्रा की जिंदगी में उनका नाम सुनते हैं कि उन्होंने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कोशिश ये करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी, तब उन्हें और फंड के रास्ते खुलेंगे। देखिए आज अगर मैं जाऊंगा अभी ना, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि कौन टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर रही होंगे। टॉप 10 ही जब नाम आ गया, मतलब रेपुटेशन की बात आ गई, फिर मैं उनके अंदर लगाऊंगा, फिर मैं ट्रस्ट भी तो करूंगा, समझ रहे हो? वरना एमपी के अंदर हमने हनी ट्रैप केस भी देखा था,
और हनी ट्रैप केस की जो मेन ओनर थी उसका एनजीओ ही चल रहा था, वो एनजीओ की आड़ में क्या हो रहा था वो बाद में खुला। इसलिए ट्रस्ट करना सबसे पहली बात तो, कि मैं वहां पे देख परख लूं कि हाँ भैया जो काम सही कर रहे हो, ये ट्रस्ट में आना चाहिए। तो आपकी कब दिखेगा, जब ये चीजें कब दिखेंगी, जब आपने कंट्रीब्यूशन सही में किया। समझ में? द accounting information provided by such organization is meant for the present and potential contributor and to meet the statutory requirements। सीधी बात है, उनके जो potential contributors हैं, इनकी जो उनमें contribute करते हैं उनके members वगैरह, और statutory requirement को मीट करने के लिए उन्हें accounting information जो है प्रोवाइड की जाती है उनके द्वारा। भाई हमने इतना रिसीव किया, इतना पेमेंट में गया, इतना इनकम हुआ, इतना एक्सपेंडिचर हुआ, तो फाइनली हमारा सरप्लस या डेफिसिट, क्योंकि इनका प्रॉफिट लॉस नहीं आ सकता, इनका सरप्लस या डेफिसिट आएगा। इसलिए पहले अपने जो ऊपर बढ़ा ना वो सरप्लस पड़ा, सरप्लस जनरेट हो गया, वो कहा जाएगा। वह प्रॉफिट नहीं पड़ा क्योंकि इंटेंशन इनका प्रॉफिट नहीं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, तो बिल्कुल रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इतना सारा फंड ले रहे हो तो कुछ रिकॉर्ड तो रखो, जारी दिखा सको कि भैया क्या हुआ उस फंड का, क्या हुआ उस पैसों का जो आपने लिया था अलग अलग सोर्स से। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना वो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन देता है? ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। किस लिए देती है? प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स के लिए और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। तो ये 8 आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इनफ रहेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।